हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक और बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी व्यूअर्स से वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस सीरीज को और इन वीडियोस को यदि शेयर नहीं किया है तो आप शेयर इसको अवश्य करें, ताकि वे एस्पिरेंट जो कि 2025 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी का, और वे एस्पिरेंट जो कि आगे देंगे अर्थात 2026 2027 तमाम प्रकार के एस्पिरेंट के लिए ये सीरीज काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यूपीएससी की जर्नी में खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम की यदि हम बात करें तो उसमें प्री PYQ का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। तो उन तक ये सीरीज पहुंच पाए और इसका बेनिफिट सभी को मिल पाए, इससे मेरा एक फ़ायदा होने वाला है कि मुझे मिलने वाला है मोटिवेशन। यानी कि मैं आगे और भी ऐसी कई सीरीज लेकर आऊँगा और उनको और अच्छे ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि इसमें इंगेजमेंट बना रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार से मेरी हेल्प चाहिए हो तो ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये पूरी PDF आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो मैं अपने चैनल पर इसको अपलोड कर देता हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम प्रकार की जो अपडेट हैं वो इसके माध्यम से आपको मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। ये है QR कोड, यदि नहीं मिलता है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अब एक साइड दिए हुए हैं प्रसिद्ध स्थान जो कि बेसिकली धार्मिक स्थान है, नहीं तो यूनेस्को की धरोहर सूची हो सकते हैं, तमाम प्रकार के स्थान हो सकते हैं। यहां पर धार्मिक स्थानों की सूची है और दूसरी साइड दिया हुआ है उनका भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जो धार्मिक स्थल है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, और इसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर करना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। बोध गया, तो बोध गया के बारे में याद रखिएगा कि ये आता है असल में बिहार राज्य में, ठीक। और बिहार में यदि हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आता है मगध प्रदेश के अंतर्गत। और यहां पर जो बघेलखंड की बात की गई है, बघेलखंड असल में यूपी एंड MP में लोकेटेड है, मतलब कि पहला तो गलत हो गया है। खजुराहो ये MP में आता है और बुंदेलखंड भी MP एंड UP में आता है, तो ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा। शिरडी विदर्भ के अंतर्गत आता है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि शिरडी आता महाराष्ट्र में जरूर है, अहमदनगर जिले के समीपवर्ती क्षेत्र में ये पड़ेगा, बेसिकली नासिक के समीप ये देखने के लिए मिलेगा, परंतु विदर्भ के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। नासिक ये मालवा क्षेत्र में आता है, तो मालवा है एक्चुअली MP में, और नासिक है कहां पर, यह है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहां, तो ये आता है पश्चिमी घाट पर्वत के समीप वाला क्षेत्र, और पश्चिमी घाट पर्वत में इसी के समीप से जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, तो ये वाला भी रॉन्ग माना जाएगा। तिरुपति ये रायलसीमा में आता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो केवल और केवल 2 और 5 हमारा सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ये करंट पर आधारित क्वेश्चन था, 2016 में ये आया था, मतलब कि 2016 में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा होगा। इससे संबंधित एक और प्रश्न है जो कि अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा है वर्ष 2022 के बाद से, ठीक। यानी कि वर्ष 2022 में ये न्यूज आई थी, उसके बाद से ये काफी डिस्कशन में रहा है। इन दोनों को एक बार हम देख लेते हैं। देखिएगा भाई, इसका यदि सही उत्तर देखा जाए तो ये राजस्थान है। राजस्थान में एक प्लेस मिलेगी आपको जालौर, और जालौर में हम बना रहे हैं अंतर्देशीय बंदरगाह, यानी कि गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी वाला एरिया है, इस कच्छ की खाड़ी से अरब सागर का पानी हम इस जालौर तक लाएंगे और इसके माध्यम से बनाएंगे हम एक अंतर्देशीय बंदरगाह, ठीक है। अब वर्तमान में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में इंपॉर्टेंट है केरला का ये विछिंजाम बंदरगाह, ये चर्चा में है। विछिंजाम बंदरगाह परियोजना क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा कि 7,525 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ठीक। इसमें हो ये रहा है कि केरल का जो तमिलनाडु है उसके समीप आपको विछिंजाम देखने के लिए मिलेगा, और यहां पर अडानी पोर्ट्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका शिलान्यास तो हो गया था दिसंबर वर्ष 2015 में, परंतु अभी तक
इसको पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। मतलब कि ये भी करंट सिनेरियो के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक बार इसको भी देख लीजिएगा। कब? तो पहले आप तैयारी कर लें, जब आप करंट प्रिपेयर करेंगे तो इस विसंजाम बंदरगाह के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है, यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो देखो भाई, ये मेरी पेड क्लास का पढ़ाया हुआ कंटेंट है। एक बार मैं इसको बता देता हूं कि यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अर्थात जो भारत है हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रमुख नदी तंत्र है। यह है मानसरोवर झील, जो कि एक्चुअली तिब्बत के पठार पर लोकेटेड है। तिब्बत के पठार से ये ओरिजिन लेती है और तिब्बत के पठार पर ये पूर्व की ओर बहती है। यहां पर इसको नाम दिया जाता है यांगले सांगपो, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। ये यहां पर यांगले सांगपो कहा जाता है। आफ्टर दैट ये नामचा बारवा श्रेणी के समीप से दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है। इसको कहा जाता है ग्रेट बेंट वाला एरिया, जहां पर चाइना अभी हाल ही में डैम का निर्माण कर रहा है, बांध के निर्माण की इसने परियोजना प्रोजेक्ट बनाया है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यहीं पर भारत भी एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है सियांग वैली प्रोजेक्ट। इसको लेकर भी ये चर्चा में है। ये यानी कि एक तो चाइना प्रोजेक्ट चला रहा है और एक भारत प्रोजेक्ट चला रहा है। जो भारत प्रोजेक्ट चला रहा है वो पहले एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सियांग वैली प्रोजेक्ट, और इससे बड़ा प्रोजेक्ट लाकर खड़ा कर दिया है अब चाइना ने। ये बोल रहा है मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाऊंगा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जहां से ग्रेट बेंट का निर्माण करती है, असल में यहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं, तो टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और कहा यह जाता है कि जो ज्योग्राफिकल्स होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, उनका मानना है कि भाई यदि यहां पर डैम का फॉर्मेशन किया गया, बांध का निर्माण किया गया, तो यहां भूकंप आने की प्रचंड संभावना है। क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले ही यहां पर 4 बांधों का निर्माण कर रखा है। ठीक है, अब चाइना ने पहले कर रखा है, इसीलिए दावा किया जाता है कि यदि अब और बांधों का निर्माण यदि यहां पर किया गया, ब्रह्मपुत्र के पानी को और अधिक रोकने का प्रयास किया गया, संचित करने का प्रयास किया गया, तो यहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट जो हो रहा है ये और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, या फिर ये जब और अधिक इसमें गति आएगी तो भूकंप आने का खतरा बढ़ जाएगा। और पहले ही चाइना ने 3 गॉर्जियस डैम बना रखा है, जिसके कारण पृथ्वी की जो गति है ये पहले ही प्रभावित हो रही है। तो अब एक और डैम बना के रहा है और ये पूरी की पूरी यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट की जनता है, जो पब्लिक है, इसके लिए खतरा हो सकता है। तिब्बत पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके लिए खतरा हो सकता है। इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए चाइना एक प्रोजेक्ट चला रहा है और इसीलिए ये ब्रह्मपुत्र नदी इस बार बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इस सियांग वैली प्रोजेक्ट को और चाइना के इस ग्रेट बेंट पर बन रहे प्रोजेक्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। यहां से जब नदी यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहां पर इसको कहा जाता है देहंग, और इसीलिए इस गॉर्ज को नाम दिया जाता है बच्चे देहंग गॉर्ज वाला सेक्शन। यहां पर 2 नदियां यानी कि जो पटकोई ऊम पहाड़ी वाला सेक्शन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालय वाला एरिया है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में पटकोई ऊम कहते हैं, यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक है दिबांग और एक है लोहित नदियां। नीचे से आती है कामेंग नदी, यहीं से आती है कृष्णाई नदी, और ऊपर की ओर बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगी सुबानसिरी, मानस और तीस्ता। तीस्ता नदी निकलती है कहां से? जेमू ग्लेशियर से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, फिर बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी प्रवाह के द्वारा इसने अपना मार्ग परिवर्तित किया और फिर ये जमुना की अर्थात ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बनी। ठीक है, तो ये डेटा है। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो एक है दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबानसिरी, मानस, तीस्ता। इसके अलावा और भी कई नदियां आती हैं, जिया भरेली, पगला दिया, ये तमाम प्रकार की लोकल रिवर्स हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं और तमाम प्रकार का ये डेटा है। जब आप इस चैनल पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पूरा मैप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। दिबांग, मैंने अभी बताया है कि ये जो दिबांग नदी है ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पटकोई ऊम पहाड़ी से ओरिजिन लेती है। ठीक है, आगे कामेंग है इसकी सहायक नदी, लोहित इसकी सहायक नदी है। देखिएगा, ये मैप इसलिए आवश्यक होता है आपको क्योंकि भाई जब आप ऐसे मैप से क्वेश्चन आंसर इससे मैप से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है कि ये नदी राइट हैंड साइड से आ रही है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। एक्चुअली जैसा यूपीएससी को हम समझते हैं, यूपीएससी इससे बहुत आगे निकल चुका है। यदि हम अभी भी पुराने पैटर्न को लेकर पढ़ाई करेंगे तो शायद एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, परंतु एग्जाम क्वालिफाई होने में कुछ व्यवधान आए और इन व्यवधानों से बचा जा सके, इसके लिए आवश्यक होता है कि ज्योग्राफी में आप मैपिंग पर एसेंशियल रूप से ध्यान दें।
यूट्यूब पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है आपके लिए SIP बैचेस और साथ ही साथ ये P2I फाउंडेशन बैचेस। अब मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूं भाई, यूट्यूब पर कंटेंट यदि मैं देता हूं तो ये हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि वह वीडियो में एंगेजमेंट आए, जनरली वो नहीं आ पाता, और नहीं आ पाता तो ये एक डिमोटिवेशन का भी कारण बनता है, और साथ ही साथ आपका और मेरा इंटरेक्शन यहां पर नहीं हो पाता, और जब आपका और मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाता तो आपके मन में जो डाउट है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। उनमें ये P2I और साथ में ये SIP बैचेस बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट 2025 के UPSC एग्जाम को फेस करने का है, उनके लिए SIP अर्थात सक्सेशन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम है। ये बैचेस 31 जनवरी से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको ये बैचेस 5,999 रुपए में पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये बैचेस वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये क्रैश कोर्स वाले बैच है। इसमें आपको फुली रिवाइज कराया जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएंगी और PDF फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वे स्टूडेंट जो कि 2026 और 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी AKB लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और साथ ही साथ ये प्रतिज्ञा बैच है, इनमें ज्वाइन होने पर आप अपना टारगेटेड ईयर में, जैसे कि लाइक आपका 2027 या फिर 2026 टारगेट है, 2026 होने पर आपको 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, 2027 का है तो 27 का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपकी पूरी फीस ना केवल रिफंड होगी बल्कि आगे की जो प्रिपरेशन है इसके लिए हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और आगे की पूरी प्रिपरेशन स्टडी IQ IAS हिंदी अपने खर्चे पर आपको कराएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। ये 2026 और 27 के स्टूडेंट इन बैचेस से ज्वाइन हो सकते हैं। इन बैचेस से ज्वाइन होने की जो लास्ट डेट है यह है 31 जनवरी, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि भाई ये इतना डिटेल में जब आप पढ़ते हैं तो फिर अब ये तो वो कंटेंट है जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं और भी बहुत सारे डायमेंशन निकलते हैं, जियोपॉलिटिक्स के डायमेंशन निकलते हैं, जिसको बहुत ही अच्छे सुंदर मैनर में, टाइम भी बहुत ज्यादा रहता है ना, समय की कमी नहीं रहती, और इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम वहां पर पढ़ पाते हैं। ठीक है, जिससे ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। तो एक बार विचार करिएगा, देखिएगा इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 भी है इसमें, 2 भी है और 3 भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने के लिए मिलता है? देखिए भाई, जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, यहां पर आपको केवल और केवल पर्णपाती वन मिलेंगे। सदाबहार वन यहां पर बेसिकली दिखाई नहीं देते हैं। कारण यह है कि यहां पर वर्षा का जो परसेंटेज है ये 200 सेंटीमीटर से कम होता है, और सदापर्णी पौधों के लिए आवश्यक कंडीशन ये होती है कि यहां पर वर्षा और आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, दक्षिण पश्चिम बंगाल यहां पर भी नहीं मिलेंगे। दक्षिणी सौराष्ट्र, तो दक्षिणी सौराष्ट्र मतलब कि महाराष्ट्र की यह बात कर रहा है। दक्षिणी सौराष्ट्र बेसिकली वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, रेन शैडो जोन के अंतर्गत आता है, तो यहां पर दोनों वन मिल पाना पॉसिबल नहीं है। अब दक्षिणी महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्र भी आता है, अरब सागर वाला एरिया, परंतु याद रखो कि अरब सागर में हम कर रहे हैं जेटी का निर्माण। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। जेटी के निर्माण के द्वारा यहां पर जो मैंग्रोव वन थे उनको काट दिया गया है। अब वर्तमान में यहां पर मैंग्रोव वन उगते भी नहीं है। कारण क्या है भाई कि असल में जो दक्षिणी सौराष्ट्र वाला एरिया है यह आता है पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत, थोड़ा सा ही भाग परंतु आता जरूर है। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, असल में पश्चिम तटीय क्षेत्र के अंतर्गत, और ये जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है याद रखें कि इसका निर्माण हुआ है निज्जमन क्रिया के द्वारा। ठीक है, मतलब कि वर्तमान में ये एक प्रकार के जलमग्न तट का उदाहरण माना जाता है, दैट इज अ जलमग्न तट। ठीक है, या फिर सबमर्ज कोस्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो बचा ऑप्शन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर आपको मैंग्रोव वन का परसेंटेज भी मिलेगा, सदापर्णी वन भी मिलेंगे और पर्णपाती वन भी मिलेंगे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के बंगाल की खाड़ी सागर में स्थित द्वीप समूह है। ये इनके एक और बंगाल की खाड़ी सागर है और दूसरी ओर अंडमान सागर मौजूद है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा ये राइट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ठीक है, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? फिर से मैपिंग का क्वेश्चन ये आ गया, और मैपिंग का आ गया तो चलिए मैपिंग निकाल लेते हैं। ये है गोदावरी नदी तंत्र। देखिएगा भाई, ये जो मेरी लाइट ब्लू कलर से नदी बनी है ये है गोदावरी नदी, और जो डार्क ब्लू कलर से नदियां आपको दिखाई दे रही हैं ये है गोदावरी नदी की सहायक नदियां। इनमें भी दो प्रकार की सहायक नदियां हैं,
यानी कि एक है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां। अब ये कैसे निकालोगे, लेफ्ट है या फिर राइट है? तो भाई जिस डायरेक्शन की ओर नदी जा रही है आप उस डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। जो आपका राइट होगा वो नदी का राइट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा ये नदी का लेफ्ट माना जाएगा। तो अब देखिएगा कि ये जो गोदावरी नदी है ये बेसिकली जा रही है पूर्व दिशा की ओर। तो जो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो नीचे वाला आता है क्या, राइट हैंड साइड, ऊपर वाला आता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आ रही है पूर्णा नदी। सबसे पहले यह है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा है अजंता पहाड़ियों के समीप से, सॉरी इसका उद्गम हो रहा है नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, जो कि आती है पश्चिमी घाट पर्वत पर। यहां से ये निकलती है और प्रवाहित होते हुए ये एक स्थान है जिसको कहा जाता है राजमुंद्री। यहां पर करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये यहां पर ये अपना मुहाना बनाती है। ऊपर से आ रही होती है कृष्णा नदी और इस पूरे एरिया को नाम, सॉरी नीचे से आ रही होती है कृष्णा नदी और इस पूरे एरिया को नाम दिया जाता है केजी बेसिन वाला क्षेत्र, जहां जो कि शैल गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। लेफ्ट हैंड साइड की नदियों में देखें तो भाई एक है पूर्णा नदी जिसका उद्गम हो रहा है अजंता पहाड़ियों से। एक है हमारी प्राणहिता नदी जो कि 3 धाराओं से मिलकर बन रही है, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। आफ्टर दैट यहां पर आती है सिलोचना नदी और एक मिलती है बच्चे इंद्रावती नदी जो कि दक्कन के पठार पर प्रवाहित होती है। ठीक है, और साथ ही साथ यह है मंजीरा नदी और यह है मनेरी नदी। अब जरा देखें कि यहां पर कुछ सिटीज भी हैं, यहां पर कुछ डैम भी हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी सिटी किस नदी के तट पर स्थित है, कौन सा डैम किस नदी पर बनाया हुआ है, किन दो नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। तो ये सभी डायमेंशन आप इस मैप को डाउनलोड करना और यहां पर जो जो लिखा हुआ है वो देख लेना। जैसे कि लाइक यहां लिखा हुआ है आदिलाबाद। आदिलाबाद को ये देखो मैंने यहां पर नोट डाउन किया है, मतलब कि ये वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ यदि आप यहां पर आएंगे तो ये लिखा हुआ है निजामाबाद, जो कि असल में ये प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित है। मतलब कि ये जो प्राणहिता नदी है ये निजामाबाद में आकर गोदावरी में आकर मिलती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो। कई बार आपसे पूछेगा कि मैप में कौन सा ज्यादा ऊपर है, कौन सा ज्यादा नीचे है, कौन सा ज्यादा लेफ्ट में है, कौन सा ज्यादा राइट में है, पूर्व से पश्चिम की ओर सिटीज का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर सिटीज का ऑर्डर क्या है। ये वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। तो यदि वापस क्वेश्चन पर आते हैं तो भाई वंशधारा का नाम मैंने कहीं से लेकर कहीं तक नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया है पेन्नार का। अब यहां पर याद रखो कि ये जो इंद्रावती है और ये जो प्राणहिता है इन दोनों के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। परंतु जब हम यहां तक आए हैं तो इन दो नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि लाइक ये जो वंशधारा नदी है, याद रखिएगा ये उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी के पास से ये निकलती है और कालाहांडी से निकलकर ये अपना मुहाना बनाती है एक्चुअली बंगाल की खाड़ी सागर में। ये जो पेन्नार नदी है ये नंदी पहाड़ियों से ओरिजिन लेती है, यानी कि कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नंदी हिल या फिर नंदी पहाड़ी। यहां से ये निकलती है और ये बनाती है बंगाल की खाड़ी सागर में मुहाना। अर्थात ये किसी भी अन्य नदी की सहायक नदियों में काउंट नहीं की जाती। ये सेक्शन आपको याद रखना है ताकि स्पेसिफिक इन नदियों से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बन जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योगों पर विचार करें। फिर से एक स्थान पर तीर्थ स्थान दिए हुए हैं और एक सेक्शन में इनकी अवस्थिति दी हुई है और पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है की बात यहां पर की गई है। देखिएगा भाई, श्रीशैलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया जाता है, सॉरी लॉन्ग फॉर्म में नाम दिया जाता है भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये श्रीशैलम ही है। आपसे भ्रमित करने के लिए यह नाम भी पूछा जा सकता है तो इसको भी याद कर लीजिएगा, भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर या फिर श्रीशैलम। यह नल्लामलाई पहाड़ियों के ऊपर ही बसा हुआ है, आपको यह बात ध्यान रखना है। किस राज्य में यह आता है तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुर्नूल, है ना। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा और बेसिकली यहीं पर फैली हुई है, यहीं पर विस्तृत है हमारी क्या, ये नल्लामलाई पहाड़ी। ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर याद रखिएगा सतमाला पहाड़ियों के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। असल में नर्मदा नदी का नाम आपने सुना होगा जिसका उद्गम होता है अमरकंटक क्षेत्र से। नर्मदा नदी पर एक आइलैंड, उतना विशाल का आइलैंड नहीं है जैसा होता है, मानधाता द्वीप के नाम से एक आइलैंड मिलेगा, वहां पर यह आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओमकारेश्वर जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ये है। सतमाला पहाड़ियों का यहां पर कोई भी रोल नहीं है।
पुष्कर ये महादेव पहाड़ियों पर लोकेटेड नहीं है। महादेव पहाड़ियां बेसिकली सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है, और जो सतपुड़ा पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक है इसको नाम दिया जाता है धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, और इसकी जो लोकेशन है ये एमपी में है बच्चे। तो यदि इसके अकॉर्डिंगली देखें, और राजस्थान की लोकेशन क्या है, तो सॉरी पुष्कर की लोकेशन क्या है, तो ये आता है राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है अजमेर, और अजमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर, 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पुष्कर। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, केवल और केवल एक हमारा सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? तो भाई सबसे पहले दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, घास स्थल युद्ध शीतोष्ण वन। देखो भाई जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था सागौन के वृक्ष से संबंधित, यानी कि वहां पर साइंटिफिक नाम दिए हुए थे और वहां पर पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो भाई ये जो सागौन का वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में उगता है जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, और एक विशेष ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी पत्तियों का त्याग कर देता है। ठीक है, परंतु आर्द्रता की कमी इसमें उतनी ज्यादा नहीं होती। याद रखिएगा, इसको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। साथ में ये नीचे कुछ और लिस्ट दी हुई है, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम और अर्जुन, इनको भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की ही कैटेगरी में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। चलो करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश लिखा हुआ है, ये प्रदेश नहीं है, ये असल में प्रदेश है भाई। अरुणाचल प्रदेश नहीं होता है कुछ, अरुणाचल प्रदेश होता है। हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन मौजूद होते हैं? ठीक है, सदापर्णी कंफ्यूज नहीं होना भाई, सदापर्णी का मतलब वही है सदाबहार वन। तो सदापर्णी पूछ ले या फिर सदाबहार वन पूछ ले, ऐसा क्यों करता है यूपीएससी? तो मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी एग्जाम है वो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए नहीं बैठा, यानी कि आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा या आपको बाहर करने के लिए बैठा है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते रहते हैं वो। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि हिंदी माध्यम के साथ प्रॉब्लम यह है कि असल में हिंदी माध्यम में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी टफ होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी टफ होती है, तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो स्टूडेंट ये समझ लेता है कि भाई एक काम करता हूं, मैंने याद रखते इंग्लिश में याद कर लेता हूं, लिखते समय मैं याद कर लूंगा, परंतु जो बोलचाल में आपको याद रहेगा, जो आपकी रिदम रहेगी, आप उसी भाषा में लिखेंगे। तो एंड टाइम पर जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा वहां पर आपको ये शब्दावली याद नहीं आ पाएगी। तो भाई ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने की आप अपनी हैबिट डालें, जिससे एंड टाइम पर आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वापस आते हैं। तो भाई यदि आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे और मिजोरम को देखोगे तो ये दोनों ही ऐसे भाग हैं जहां पर जब मानसून प्रवेश करता है तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा कराता है, और ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है सदापर्णी पौधों के लिए कि भाई संबंधित क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो। परंतु यदि आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का परसेंटेज देखने के लिए मिलता है। क्या अर्थ है इसका? कि भाई हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, और बर्फबारी ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो वन है इनको शंकुधारी वनों की कैटेगरी में काउंट किया जाता है बच्चे। ये शंकुधारी वन होते हैं, और इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 है ये गलत हो जाएगा, और हमारा सही होगा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ गए ना कि भारत में असल में मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, और इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी सागर शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी सागर शाखा सर्वाधिक वर्षा कराती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उसमें भी जो मेघालय की पहाड़ी है यहां पर ये सर्वाधिक वर्षा कराती है, और इसीलिए यहां पर आपको सदापर्णी पौधों का परसेंटेज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहां पाए जाते हैं? चलो मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, थोड़ा सा टफ है, जिंग किंग जरी।
ठीक है, आजकल ये वर्ड बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कौन सा? जिंग किंग करी। अब ये क्यों प्रचलित है? जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसा कुछ लिखेंगे हम, जिंग किंग जरी। आपसे ये नहीं पूछेगा जीवित जड़ पुल, आपसे पूछेगा जिंग किंग पुल, है ना, या फिर जिंग किंग करी, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक, इसका मतलब ये यही होता है जीवित जड़ पुल। असल में जो मेघालय राज्य है, मेघालय में कई ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो कि ओरिजिन लेती हैं और वृहद धाराओं के रूप में बहती हैं। तो जो रबड़ के वृक्ष होते हैं, इन रबड़ के वृक्षों को जोड़ तोड़ कर, ठीक है, कस कर, बांध कर इन नदियों के ऊपर से गुजारा जाता है। और इन रबड़ के वृक्षों की टेंडेंसी ये होती है कि जितना ज्यादा ये पानी के संपर्क में रहेंगी, उतनी ज्यादा ये स्ट्रांग होती जाएंगी, उतनी ज्यादा ये सशक्त होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी। और इसीलिए इन भारतीय रबड़ के वृक्षों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो राइट आंसर इसका मेघालय है। कारण यह है भाई कि हिमाचल प्रदेश, मैंने अभी बताया कि यहां पर आपको बेसिकली कौन से वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि यहां पर आपको शंकुधारी वन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखो कि यहां पर तो नदियां निकलती हैं, ऐसा नहीं है, परंतु पार करने के लिए और भी साधन यहां पर मौजूद हैं। झारखंड का कोई रोल नहीं है, तमिलनाडु में ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेघालय इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योगों पर विचार करें। दाम्पा टाइगर रिजर्व, अच्छा पूछा क्या गया है, निम्नलिखित योगों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है। दाम्पा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये मिजोरम में आता है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सिक्किम में लोकेटेड है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, असल में गुमटी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये लोकेटेड है त्रिपुरा में, इसकी लोकेशन आती है नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है, ये त्रिपुरा में लोकेटेड है। एक नदी यहां से प्रवाहित होती है जिसका नाम है गुमटी, गोमती नहीं, नाम गुमटी है और इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। सरामती शिखर, नागालैंड में जो नागा हिल है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ये सरामती चोटी। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। सरामती है ये। साबरमती नदी गुजरात में है और शरावती नदी ये कर्नाटक राज्य की नदी है, जहां पर गरसोप्पा जलप्रपात है जिसको महात्मा गांधी जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो साबरमती अलग है, शरामती अलग है और सारामती अलग है। नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु कंफ्यूज नहीं होना है, यह सरामती है। ठीक है, जो दाम्पा है टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम में आता है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 और 3 हमारे बिल्कुल सही आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब देखिएगा भाई, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और हर बार की तरह ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपको युद्ध करना है, युद्ध करिए। आपको वहां पर टाइप करना है, टाइप करिए। उसको आर पार करना है, आर पार करो, परंतु इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। मैं रीड कर देता हूं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, कुछ नहीं है, 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अब आपने पढ़ा होगा तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। नहीं पढ़ा है, यानी कि मेरी जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको भी एज अ रिवीजन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद एक और मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने रीजनल ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने कंप्लीट कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ये दावा करता हूं इसका, कि भाई आपसे क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, है ना, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगी यदि इसको पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया। तो यूपीएससी में आने वाले जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ जो अन्य डायमेंशन के क्वेश्चन है, ये आपसे भली भांति आधार पर गारंटेड रूप से बनेंगे। तो इन 2 सीरीज को यदि आपको डाउनलोड देखना हो तो इसको ब्रिंज वॉच कर लेना, ठीक है, ये आपके फायदे का ही सौदा है। कारण ये है कि बहुत ही कम समय में 2x की स्पीड पे लगाना, नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा देख लेना बस, है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर भी डाउट लगे मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए यहां पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हूं, आप यहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को यदि खत्म कर लिया है तो जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।